साथियों, एग्जाम डे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 3 चैप्टर कर लिए थे। ये चौथा चैप्टर है जो कि कृषि संबंधित है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कृषि। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई कर रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, वहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्रकृति की उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण करके इनके प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, ढाबा रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक क्या है? प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि में लगी हुई है। 2/3 ने 2/3 यानी कि 66%। ठीक है। अनुकूल स्थलाकृतिय मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं भूमिगत कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं देशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि या जुताई करने से हुई है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये है जिन देशों में एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, इस साइड यहाँ और अफ्रीका के कुछ भी मध्यवर्ती कुछ भागों में, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, अमेरिका के पश्चिमी भागों में। ठीक है। तटीयवर्ती क्षेत्रों में इस तरह से देखने को मिलती है। यूरोप का देखिए लगभग पूरा पूरा भाग दिखता है। इस तरह से यहाँ एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्री प्लस कल्चर को यदि जोड़ते हैं तो बनता है एग्रीकल्चर, जिसे बोलते हैं कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, जिसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर यानी रेशम कल्चर, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर जिन्हें द्राक्षा कृषि बोलते हैं, अंगूरों की खेती की जाती है। ठीक है। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन। ठीक है, याद रखना, ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद हार्टिकल्चर यानी कि क्या हो जाता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। ठीक है। अब पढ़ते हैं कृषि तंत्र के बारे में। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज उर्वरक मशीन और कृषि में श्रमिक हैं। जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुटकुट उत्पाद भी आते हैं। कृषि के प्रकार पढ़ते हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से
कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरा मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित होती है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। ठीक है, ये जानते हैं रोचक तथ्य। जैविक कृषि के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की खेती में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्थानांतरित कृषि के बारे में जानते हैं। अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे झूमिंग कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में जाना जाता है। शिल्पा इसको मैक्सिको में कहते हैं। रोका ब्राजील में, लदांग मलेशिया में कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारण अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक उत्पाद से दूसरी उत्पाद पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल होती है। ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को क्या करते हैं, बाधित करती हैं और केवल एक ही फसल किसान ले पाते हैं। अब जानते हैं मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। अब जानते हैं रोपण कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है।
उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चा माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। हम पढ़ते हैं आज इसके बाद चावल की कृषि के बारे में, चावल की खेती के बारे में। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बंगाल में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। गेहूं के वर्धन काल के मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में क्या हो जाता है, इसकी खेती की जाती है। इसके बाद जानते हैं मिलेट। मिलेट क्या होता है? यह मोटे अनाज के रूप में भी उगाई जाती है और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी हैं। ठीक है। मक्का के बारे में जानते हैं। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न भिन्न प्रकार की जो होती हैं रंगों वाली प्रजातियां देखने को भी मिलती हैं। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, मतलब मीडियम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपघटित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? सुअपवाहित, है ना। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा और मैक्सिको में उगाया जाता है। ठीक है। ये देखिए मक्के की खेती हो रही है यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं कपास। इसकी वृद्धि के लिए ऊंचा तापमान, हल्की बारिश, 200 से 210 पाला रहे दिन, तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र, भारत में प्रमुख रूप से उत्पादित होती है। यह सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल का काम करती है। ठीक है। कॉफ़ी के बारे में हम पढ़ते हैं कि कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की, इसके बारे में चर्चा होती है। कॉफ़ी की खोज के विषय में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी ये सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ये है कॉफ़ी का पेड़ है।
इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपघटित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक है, कोलंबिया और भारत भी है। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं, आगे चलते हैं। कॉफी हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें जब पढ़ते हैं चाय। चाय की रोपण विधि होती है, रोपण कृषि की जाती है। देखिए हो रहा है यहाँ पे। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या चाहिए? सुअपघटित दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है, कृषि चाय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब पढ़ते हैं कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आओ हम दो फार्मों भारत और अमेरिका की सहायता से विकसित और विकासशील देशों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें पहले यहाँ पे कुछ जानते हैं। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्या होता है? क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। भारत का फार्म देखते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अलीदाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का छोटा क्या है? किसान है, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। ठीक है, उसका आवास मुख्य गांव से है। आवास क्या है? मुख्य गांव में है। ठीक है, वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल, दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों, बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह भी लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतते हैं। जोतने की परंपरागत विधि का उपयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समितियों से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है।
वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होता है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, इसके पास अमेरिका के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका में डिफरेंट होता है भारत के अलावा। भारत में जो होता है वो अमेरिका में नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान हुरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का उगाता है। जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो हुरन की वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेतों की यथार्थ तस्वीरें देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। तो हमने लेसन 4 में कृषि के बारे में जाना। इसके बाद हम अगला चैप्टर की ओर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम उसमें उद्योग के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या आपने अभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वो पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है और वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य में मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है। वह रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परावर्तित किया जाता है, जैसे कि आपने लुगदी कागज के में कागज अभ्यास पुस्तिका के बारे में जाना। ठीक है, विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल के बारे में जानते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है,
खनिज आधारित उद्योग क्या होता है? ये प्राथमिक उद्योग हैं जो कि खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उत्पादों से अन्य उद्योगों का पोषण होता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग होता है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित क्या है? उद्योग हैं। आकार के बारे में जानते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है: लघु आकार के उद्योग, बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उपयोग या उद्योग होता है। ठीक है। मखाने के खाद्य प्रसंस्करण की ये कुछ अवस्थाएं हैं कि किस तरह से मखाना बनता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्वामित्व। स्वामित्व पर के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सियाल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व, संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड तथा सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के इसके प्रमुख और उत्तम उदाहरण हैं। अब जानते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की आवश्यकता या उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। ठीक है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण के प्रायः नगरों और शहरों का विकास में तीव्र वृद्धि के कारक होते हैं। ठीक है। यह है सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। ठीक है। और कुछ चित्र देखते हैं। यहाँ मखाना के हम चित्र देख चुके थे।
इसके बाद हम चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश हैं अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं। ठीक है, ये पढ़िएगा। प्रमुख लाइन है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप एशिया में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए मैप में देखते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए संघाई, बीजिंग का चीन, चाइना वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ जो गंगा का मैदान है, यहाँ पे कानपुर, लखनऊ है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है मुंबई, प्रमुख औद्योगिक राजधानी। यहाँ पे देखिए इराक, कुवैत, ये है अमेरिका। अमेरिका के देखिए ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, ये है यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का, ये औद्योगिक वहाँ का प्रदेश है। ये इस किनारे में थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पे प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से मैप में देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर फाइंड करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश का नाम सुना ही होगा, विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़वाना, दिल्ली मेरठ का औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये भारत के कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, जिसमें से आप 4-5 को ध्यान प्रमुख रूप से रखिएगा। औद्योगिक आपदा के संबंध में रिपोर्ट दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं, आपदा रिपोर्ट। ठीक है, उद्योगों में दुर्घटना मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे ये घटना घटित होती है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी। इसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के आधार पर 35,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी क्या हैं, रोगग्रस्त हैं। उनमें जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदियों से वो पीड़ित हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकाओ चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ पे घटना हुई थी, 2005 में चाइना में हुई थी। 9,000 लोग क्या हो गए थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों पर 64,000 लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ा था। विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण बहुत से लोग मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े जैसे भाग गैस के कारण से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम यदि हो जाता है तो उनको किस प्रकार से कम कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके उपाय अपनाकर होने वाली आपदा से बचा जा सकता है। जैसे घने बने आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेश से क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उन्हें
मुख्य स्थान से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उसके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए कि वहाँ पे प्रदूषण बहुत कम हो। उभरते हुए सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। कौन? वस्त्र उद्योग। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में मुख्य जो केंद्र हैं मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में, भारत का बेंगलुरु प्रदेश में है। लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम पढ़ते हैं। अन्य उत्पादों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः जो होता है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड होता है। सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात के बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हुए हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात के बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ इसका उपयोग आप करते हैं वे सभी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरें और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्न के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में कच्चा लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार क्या था? उपलब्ध था। ये देखिए यहाँ पे है क्या लगा हुआ है, ये इस्पात उद्योग के क्षेत्र हैं। ठीक है। विकसित हुए हैं सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, कर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं।
जो चारों राज्यों में फैले हैं वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सालेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है स्वर्णरेखा नदी जहाँ पर ये इस्पात लगाया हुआ है। ये है टाटा आयरन स्टील का क्षेत्र है। ये यहाँ पे टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन मैप बना हुआ है। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला प्रदेश से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बनता है? भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक मिल भी शामिल हैं। पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ते हैं। ये अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग से ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है। यह ऐसे नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह इस्पात रेलगाड़ियों में से क्या किया जाता है, मंगाया जाता है। ओहियो, मोनोगालेहा और एल्गनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला एवं एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी, उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन से इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्तु निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं।
सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से हैं। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकलाई कताई तकनीकों व हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम में पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के निर्माण के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। ठीक है। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता का सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा में सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकरण औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकरण वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। पूर्ण आर्द्र जलवायु, मशीन, आयात के लिए पत्न, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में क्या रहा, बहुत सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्या हैं केंद्र हैं। देश में पहला वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलिस्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। फोर्ट गैलिस्टर में 1818 में कोलकाता के पास खोला गया था। अब पढ़ते हैं अहमदाबाद के बारे में। ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा क्या होता है, हमारे यहाँ का निर्यात होता है। अहमदाबाद क्या है, गुजरात में साबरमती नदी के तट पर क्या है स्थित है। 1859 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बना। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों से की स्थापना में उपयुक्त है। अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। कौन? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का घना आबादी जो प्रदेश है, क्या होता है, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। विकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र उद्योग को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्न इसी मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं हैं। बहुत से क्या हो गए हैं, बहुत से वस्त्र मिल थे जो बंद हो चुके हैं। अब देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण होना इसका प्रमुख कारण है। अब पढ़ते हैं हम ओसाका के बारे में। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। कहाँ का? इसे जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है।
ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कुष्ठ आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पतने की अवस्थिति कच्चे माल कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। यदि कंपनी कार्य दिन में 24 घंटे संचालित रहे तो कितना कार्य संपादित किया जा सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और बेंगलुरु भारत की कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने देश ने ऐसा करने के लिए समझौता किया है। पूरे विश्व में इस तरह के शिफ्ट में काम करने के कई रास्ते हैं। उदाहरण के तौर पर 2 सॉफ्टवेयर व्यवसायी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में डैनी और बेंगलुरु में स्मिता और एक ही परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। जब स्मिता बेंगलुरु में सोती, डैनी कैलिफोर्निया में काम करता था। अपने कार्य दिन की समाप्ति पर वह कार्य की प्रगति का संदेश स्मिता को भेजता है। कुछ घंटे पश्चात जब बेंगलुरु में स्मिता कार्य पर पहुंचती है तो वह पाती है कि एक संदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह सीधे तौर पर परियोजनाओं के कार्य से जुड़ जाती है। अपने कार्य दिन की समाप्ति के बाद वह अपने कार्य के परिणाम पुनः कैलिफोर्निया भेजती है। इस प्रकार वे संवाद और कार्य साथ साथ करते हैं। इस प्रकार से है मानो दोनों सटे कार्यालयों में बैठे हुए हों। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। प्रौद्योगिकी राजनीति, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। मुख्य कारक जो इन उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्ध, लागत और अवसंरचना है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, भारत के बेंगलुरु में स्थित है। यह है सूचना प्रौद्योगिकी का एक दृश्य है। ठीक है। बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है। यहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण है, जहाँ शायद ही कभी तापमान 0 सेंटीग्रेड से नीचे जाता है। सिलिकॉन पठार, बेंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया की अवस्थिति लाभ को नीचे दिखाया गया है, देख सकते हैं। ठीक है। भारत में महाद्वीपीय केंद्रों में अन्य उभरता सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? उभरता हुआ एक बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र है। जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई हैं। अन्य स्थान जैसे गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। बेंगलुरु के पास हमेशा विशिष्ट लाभ रहा है। इस शहर को मध्यम और उच्च प्रबंध प्रतिभा बड़ी संख्या में उपलब्ध है। ठीक है। यहाँ हम कुछ किया था वो देखते हैं। ये देखिए, यह क्रियाकलाप दिया है कि वेल, हेल, नेल, डीआरडीओ, इसरो, आईटीआई
IISC, NCPC, USA, इन क्या करना है, शोध संस्थान है, इन उद्योगों को आपको लिस्टेड करना है ना, जानकारी रखना, पूर्ण रूप दीजिए। इसके बाद यहाँ कुछ क्रियाकलाप हैं, क्या आप जानते हैं, के बारे में जानते हैं हम। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं, जानते हैं। वे आसान पहुंच के लिए सड़क, मुख्य सड़क, महामार्गों के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान के आदान प्रदान से लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधाएं जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अवशिष्ट निपटान सक्षमता से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। भारत, ये यहाँ पे वार्तालाप कुछ चल रही है, इसको भी पढ़ लेते हैं। भारत के बेंगलुरु में सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं। यह नगर धूल मुक्त है और यहाँ पर किराया और रहन सहन का खर्च भी कम है। सबसे पहले एक सूचना प्रौद्योगिकी की घोषणा 1992 में कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। इस शहर में कार्य अनुभव वाले कुशल प्रबंध सर्वाधिक उपलब्ध हैं। ये हैं बेंगलुरु के अवस्थित लाभ, और भी हैं, इनको भी और पढ़ लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक उन्नत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी केंद्रों के समीप है। सुहावनी जलवायु, आकर्षक व स्वच्छ पर्यावरण के साथ भविष्य में विकास और विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान है। सड़क मुख्य सड़क व हवाई पथ के समीप स्थित है। बाजार और निपुण कार्य तक अच्छी पहुंच है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो 5th चैप्टर था वो कंप्लीट होता है, और लास्ट चैप्टर बचता है जो 6th चैप्टर होगा, जो संबंधित है, उसके टॉपिक का नाम है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक के अपनी क्लास थी। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।